यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज आपका स्वागत है अपना रिवीजन लेक्चर नंबर 4 में। और 4 रिवीजन लेक्चर में आज अपन सीखने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक बात समझो, अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आती है। जो इनकम आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में नहीं जाती, वो अदर सोर्सेज में आती है। तो बेसिकली अदर सोर्सेज है वो आपका बैलेंसिंग फिगर वाला हेड रहता है, जो कहीं नहीं जाती, वो अदर सोर्सेज में जाती है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे कौन सी इनकम आती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। लेकिन सिक्योरिटी अगर तुम्हारे लिए स्टॉक इन ट्रेड, तो वो इनकम तुम्हारे लिए पीजीबीपी में चली जाएगी। उसके बाद में जो भी तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, उसका रेंट आता है, दैट रेंट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन एक बात समझना, रेंट पे देने का प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर का आपका बिजनेस है, तो उस केस में वो पीजीबीपी में चला जाएगा। डिविडेंड का इनकम है वो ऑलवेज तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। लेकिन डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है, वो एग्जेम्प्ट होता है, फॉरेन कंपनी से टैक्सेबल होता है। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी वाला भी टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए। आज अपन उसको रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद में मैं बता दूं, लॉटरी पजल से जो इनकम मिलती है वो यहाँ पे आईएफओएस में जाएगी। एमपी एमएलए का सैलरी और एमएलसी का सैलरी, तो एमपी एमएलए एमएलसी को जो सैलरी मिलती है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद डायरेक्टर का सिटिंग फीस या एग्रीकल्चर इनकम अगर टैक्सेबल हो रही है, तो वो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। अब एक चीज समझना, आपको जो इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है वो रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन उस पे जो 244A का इंटरेस्ट मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल। उसके बाद में फैमिली पेंशन जो मिलती है, फैमिली पेंशन भी टैक्सेबल होती है। अब एक चीज समझना, फैमिली पेंशन का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को जो पेंशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन में कुछ एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन कितनी मिलती है पता है? जितनी आपको पेंशन मिला उसका 1/3 या 15,000, विच एवर इज लोअर वाला है, वो एग्जेम्प्ट वाला अमाउंट हो जाएगा। मैंने बोला फैमिली पेंशन जितना मिला उसका 1/3 करो, और तुम्हारा 15,000 विच एवर इज लोअर, जो लोअर आएगा वो उसमें से लेस कर दो, रिमेनिंग विल बी द टैक्सेबल। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो फैमिली पेंशन में 60,000 मिला, तो 60,000 जो मिला उसका 1/3 होगा 20,000, और 15,000 लोअर कम्स टू द 15,000, और 60,000 में से 15,000 लेस कर दोगे, 45,000 बचेगा, दैट विल बी टैक्सेबल। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई आर्म फोर्सेस के जो सैनिक जवान होते हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान होते हैं, वो अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हुए अगर मान लो वो शहीद हो जाते हैं, और उनके घर वालों को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो पूरी एग्जेम्प्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी आर्म फोर्सेस के जवान होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं, अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हुए अगर वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके घर वालों को जो भी पेंशन मिलता है वो पूरा क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद में आपका कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन वगैरह हो जाता है, और उसका लेट कंपनसेशन मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। अब एक बात समझना, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहली चीज, क्या सर गिफ्ट पे टैक्स लगता है क्या? तो गिफ्ट में आपको दो चीजें ध्यान रखना। पहला तो अगर एम्प्लॉय को मिला है एम्प्लॉयर से, एनी गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, वो हमेशा सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। दूसरा, अगर मान लो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई गिफ्ट मिलता है, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद एक बात समझना, जो अदर गिफ्ट होते हैं वो तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये जो चार्ट पढ़ाया था मैंने, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया होगा। ये चार्ट इधर देखो बेटा। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट है वो कब टैक्सेबल होता है, कब नहीं होता, तो उसके दो पार्ट। पहली चीज तो मैंने बोला था, यहां पे 56 to 10 करके सेक्शन लगती है, जो कि 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल है। उससे पहले 56 to 7 हुआ करती थी, जो 1 अक्टूबर 2009 से लेके और 31 मार्च 2017 तक वो सेक्शन थी। वो सेक्शन जो पहले थी ना, वो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लगती थी, लेकिन ये 56 to 10 जो आज है, ये सबके लिए लगती है। If any asset or any gift is received by any person, any means individual, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, सब पे ये सेक्शन लगती है। ये सेक्शन ये बोलती है कि 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद में एनी पर्सन को कोई भी गिफ्ट वगैरह मिलता है या असेट लो कंसिडरेशन से मिलता है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, मैंने क्या बोला? मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगी आप पे। मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है गिफ्ट वगैरह जो मिलता है अगर आपको अपने मैरिज पे मिलता है। आर का मतलब आपको रिलेटिव से मिलता है। आई का मतलब आपको इनहेरिटेंस में मिलता है। डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। एच का मतलब आपको हॉस्पिटल से मिलता है। यू का मतलब आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। टी का मतलब ट्रस्ट से आपको मिलता है या ट्रस्ट को मिलता है करके, ठीक है। एल ए का मतलब आपको लोकल अथॉरिटी से मिलता है। और आईटीसी का मतलब होता है, आई का मतलब किसी भी इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को कोई गिफ्ट वगैरह दिया और वो ट्रस्ट उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया गया है तो। एंड उसके बाद में एक टी होता है कि हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी से आपको गिफ्ट मिला तो आपके हाथ में टैक्सेबल
नहीं होगा, बट उनको मिला तो उनके हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो किसी भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी को गिफ्ट मिलता है तो भी टैक्सेबल नहीं होता। एंड लास्ट पार्ट इज सी, जो आपके सर्टेन ट्रांजैक्शन होते हैं सेक्शन 47 में जिस पे टैक्स नहीं लगता। कौन कौन से ट्रांजैक्शन ध्यान रखना, या तो एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और आपको असेट मिल जाती है, या फिर क्या होता है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी होल्डिंग को असेट ट्रांसफर करती है, या फिर अमलगमेशन डीमर्जर में जो भी असेट शेयर्स वगैरह मिलते हैं उस केस में आपके हाथ में 56(2)(10) है, वो नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, दो पार्ट। सबसे पहले कोई भी असेट मिलती है या गिफ्ट मिलता है वो किसको मिलता है, बाय एनी पर्सन 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद। दो पार्ट, पहले आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो। एम का मतलब मैरिज, आर का मतलब रिलेटिव, आई का मतलब इनहेरिटेंस, डी का मतलब इनकंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच का मतलब हॉस्पिटल, यू का मतलब यूनिवर्सिटी, टी का मतलब ट्रस्ट, एल ए का मतलब लोकल अथॉरिटी, आई का मतलब इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को दिया इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, ठीक है। और यहां पे टी का मतलब किसी भी ट्रस्ट, फंड या हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी को गिफ्ट मिला तो भी टैक्स नहीं लगेगा। और सी का मतलब अगर एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और मेंबर को असेट मिलती है, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी को ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर करती है, अमलगमेशन डीमर्जर में जो मिलती है उस पे 56(2)(10) है, वो नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना, उसको छोड़ के बाकी जगह 56(2)(10) लगता है। उसमें आपको ये देखना है कि आपको मिला क्या है। अगर आपको मनी गिफ्ट में मिलता है और एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है पूरे साल में मिला के, एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50,000 इन द फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस टोटल मनी इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरा, अगर आपको कोई मूवेबल असेट मिलती है, लेकिन मैं बता दूं मूवेबल असेट में कौन कौन सी असेट कवर होगी, सिर्फ 9 असेट है वही कवर होती है। मूवेबल असेट में ओनली 9 असेट कवर होती है। कौन कौन सी, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। क्या बोला मैंने, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। ये सिर्फ 9 असेट कवर होती है। कहां पे 9 असेट कवर होती है, मूवेबल असेट में। ये एसेट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। अगर यही एसेट आप लो कंसिडरेशन में एक्वायर करते हो और एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है, इफ दैट डिफरेंस इज मोर देन 50,000, इन दैट केस दैट डिफरेंस इज टैक्सेबल। तो मैंने क्या बोला, ये जो 9 असेट है, ये 9 असेट मिली तो ही टैक्सेबल होगी। कौन कौन सी 9 असेट, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। ये जो असेट आपको 9 असेट है, ये मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्रीगेट एफएमवी 50 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। लो कंसिडरेशन से मिलती है तो एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है, डिफरेंस इज टैक्सेबल। अब एक और चीज समझना, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिलती है, पर प्रॉपर्टी एसडीवी 50 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। पर प्रॉपर्टी एसडीवी 50 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। या फिर अगर आपको लो कंसिडरेशन में आप एक्वायर करते हो तो पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन। दो कंडीशन, पहला एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन। उस केस में जो भी एसडीवी कंसिडरेशन का डिफरेंस है वो डिफरेंस पे आईएफओएस में टैक्स लग जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे जब आईएफओएस में टैक्स लग जाता है करके, ठीक है, तो क्या होता है, कैसे होता है, पहले मैं आपको रिलेटिव का डेफिनेशन बता दूं। तो रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, अगर मैं इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव बोलूं तो इंडिविजुअल के लिए पहला रिलेटिव स्पाउस करके, ठीक है। स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। उसके बाद इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर उनके स्पाउस, मदर फादर, मदर फादर के ब्रदर सिस्टर उनके स्पाउस, इंडिविजुअल के लीनियल असेंडेंट, और उसके बाद स्पाउस के ब्रदर सिस्टर उनके स्पाउस, स्पाउस के मदर फादर, मदर फादर, स्पाउस के मदर फादर के ब्रदर सिस्टर कवर नहीं होते, ठीक है। और स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट वो है वो उसके रिलेटिव माने जाएंगे एंड तुम्हारे, और स्पाउस के लीनियल डिसेंडेंट है वो भी तुम्हारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब एक और चीज समझना, ये सेक्शन 56(2)(10) में अगर आपका टैक्स लग जाता है, नॉर्मली अगर आपको कोई एसेट गिफ्ट में मिलती है और आईएफओएस में टैक्स नहीं लगा तो हम कॉस्ट किसका लेते हैं, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर एज पर सेक्शन 49(1). लेकिन अगर आईएफओएस में टैक्स लग चुका है, आपको कोई असेट मिलती है और उस असेट पे आपने आईएफओएस में टैक्स भर दिया, या तो असेट फ्री में मिलती है, लो कंसिडरेशन पे खरीदते हो, और आईएफओएस में अगर आपने टैक्स भर दिया, तो मैं बता दूं जिस वैल्यू पे आईएफओएस में आपने टैक्स भरा है, जिस एफएमवी एसडीवी पे आईएफओएस में आपने टैक्स भरा है, वो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो बन जाएगी, वो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। एक और चीज समझना, 56(2)(10) तभी लगती है जब आपको जो असेट मिलती है ना, वो असेट आपके लिए कैपिटल असेट है। अगर जो असेट मिल रही है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो उस केस में 56(2)(10) है, वो आपको नहीं लगती है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट अपन ने सीखा था, दैट इज द, एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ही आता है 56(2)(10) में
अगर मान लो हम एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हमारा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज यस। 56(2)(10) में भी जैसा 50C में था वैसा का वैसा ऑप्शन है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एसडीवी एंड यू थिंक दैट एसडीवी इज मोर देन मार्केट वैल्यू, और केस में बी ट्रांसफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बढ़ा दी तो छोड़ दो, कम कर दी तो ले लो करके। एक और चीज समझना, 56(2)(10) में सर एसडीवी कौन सी डेट का लेते हैं? नॉर्मली एसडीवी आपको रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना है, लेकिन डेट ऑफ अग्रीमेंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। डेट ऑफ अग्रीमेंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 43C है। एक बात बताऊं, ये 43C है तुम्हारे बिजनेस की सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है, ये सेक्शन सेम रिप्लिका है तुम्हारे सेक्शन 50C की। 50C तब लगती है जब आपके लिए कैपिटल असेट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और 43C तब लगता है जब आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो 43C ये बोलता है कि अगर कोई बिल्डर है और उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, और वो बिल्डर क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को बेच देता है। बिल्डर क्या करता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचता है, और अगर सेल प्राइस है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, मींस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस से ज्यादा है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो सेल प्राइस से ज्यादा है। कितना ज्यादा है पता है? 105%। यहां पे भी 5% का टॉलरेंस बेंड है। Means SDV is more than 105% of consideration. In that case, that SDV will be treated as full value of consideration. वो तुम्हारा full value of consideration माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर SDV से यहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बढ़ा दी तो छोड़ दो, कम कर दी तो ले लो करके। उसमें एक और चीज समझना, यहां पे सर SDV कौन सी डेट का लेना है? On the date of registration और on the date of the agreement, on the date of registration और date of agreement। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट का लेते हैं, लेकिन अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब करके। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 56(2)(7)(b। सेक्शन 56(2)(7)(b इज रिलेटेड टू एंजल टैक्स करके। ठीक है, आपने मार्केट में सुना होगा एंजल टैक्स एंड ऑल। ये एंजल टैक्स क्या होता है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी जो शेयर्स है वो प्रीमियम पे इशू करती है, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है रेजिडेंट शेयर होल्डर को, मींस रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पे, तो उस केस में जो भी इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा उस डिफरेंस पे कंपनी को आईएफओएस में टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे मान लो एक बीबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उनके फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपीज है, फेयर मार्केट वैल्यू है वो 12 रुपीज है, और शेयर को 100 रुपीज में इशू कर लेते हो, तो प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 100 माइनस 12 का जो डिफरेंस है 88, वो हमारे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, ये सेक्शन नहीं लगेगी। कहां ये सेक्शन नहीं लगेगी? अगर यहां पे शेयर इशू किए जाते हैं, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इशू करती है, और किसको करती है? वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड को या फिर इन्वेस्टमेंट फंड को करती है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टार्टअप को नोटिफाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ स्टार्टअप को नोटिफाइड करती है कि इन स्टार्टअप पे ये सेक्शन नहीं लगेगी, तो उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्टअप को नोटिफाई किया है। यहां पे इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को नोटिफाई किया कि अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो स्टार्टअप पे ये सेक्शन नहीं लगेगी करके। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि वो जो भी स्टार्टअप है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एज अ स्टार्टअप, वो नोटिफाइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भैया वो स्टार्टअप का जो एग्रीगेट तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो स्टार्टअप का जो भी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझना, ये 25 करोड़ की लिमिट देखते टाइम, ये 25 करोड़ की लिमिट देखते टाइम जो शेयर इशू किए हैं 3-4 लोगों को, वो आपको कंसिडर नहीं करने। जो शेयर आपने नॉन रेजिडेंट को इशू किए, स्टार्टअप ने नॉन रेजिडेंट को इशू किए, वो 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आएगा। दूसरा, जो शेयर वेंचर कैपिटल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड को इशू किया वो भी 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आएगा। और तीसरा, किसी स्पेसिफाइड कंपनी को इशू किए, या स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है इन द स्टॉक एक्सचेंज, और उस कंपनी की जो नेटवर्थ है लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच शेयर्स वर इशूड, मतलब जिस ईयर में शेयर इशू किए उसके पिछले साल के लास्ट डेट पे बैलेंस शीट के हिसाब से, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के हिसाब से उसकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या फिर उसका जो टर्नओवर है वो तुम्हारा 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और उस कंपनी को अगर शेयर इशू किए तो वो वाले शेयर यहां पे 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि सेक्शन 56(2)(7)(b है वो कुछ स्टार्टअप पे नहीं लगेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो स्टार्टअप अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि स्टार्टअप का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
स्टार्टअप का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का जो वैल्यू है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 25 करोड़ की कैलकुलेशन में 3 लोगों को शेयर इशू हुए वो कैलकुलेट नहीं होंगे। एक तो नॉन रेजिडेंट को किए वो कैलकुलेट नहीं होंगे, वो कंसिडर नहीं होंगे। दूसरा वेंचर कैपिटल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड को किए वो इशू कंसिडर नहीं होंगे, और स्पेसिफाइड कंपनी को किए वो भी कंसिडर नहीं होंगे। स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी करके, ठीक है, जिसके शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है और वो शेयर लिस्टेड है करके, ठीक है, और उस कंपनी का लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से उसका जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या फिर लास्ट ईयर का उसका जो क्या बोलते हैं टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा है और उस कंपनी को शेयर इशू हुए, तो वो यहां पे कंसिडर नहीं होंगे। लेकिन एक बात समझना, वो स्टार्टअप के पास कुछ कंडीशंस भी है कि स्टार्टअप जो भी पैसा रहेगा वो पैसा किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं डाल सकता। वो स्टार्टअप है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो ये असेट नहीं खरीद सकता, पहला रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब बिल्डर वगैरह, स्टार्टअप का काम ही बिल्डर है, या फिर मान लो वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है उसको वो भाड़े वगैरह पे देने का काम करता है, रेंटिंग का काम करता है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया तो चलेगा। तो पहला क्या बोला मैंने कि वो स्टार्टअप है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज अ स्टॉक इन ट्रेड है या फिर लीजिंग बिजनेस के लिए उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग को यूज करते हो तो उस केस में भैया चलेगा। दूसरा, वो किसी और बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी और लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो दूसरा कमर्शियल बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग उसका स्टॉक इन ट्रेड है, या फिर वो लीजिंग का बिजनेस करता है, रेंट पे देने का बिजनेस करता है, या फिर तुम्हारा जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो खुद के बिजनेस के अंदर यूज कर रहा है, खुद के बिजनेस के लिए स्टार्टअप यूज कर रहा है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो किसी को लोन और एडवांसेस नहीं दे सकते, लेकिन अगर लोन और एडवांसेस देने का ही बिजनेस है तो उस केस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज वेल एज वो किसी को कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं दे सकते, किसी भी एंटिटी को वो एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, वो शेयर एंड सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एज वेल एज वो किसी भी मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या फिर यॉट वगैरह में कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते करके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट वगैरह में वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के व्हीकल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसका वैल्यू जो है वो तुम्हारा 10 लाख से ज्यादा है। 10 लाख से छोटी वाली कार खरीदेंगे चलेगा, लेकिन 10 लाख से ज्यादा वाली कार वगैरह है वो नहीं खरीद सकते, एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर वो लीजिंग का काम कर रहे हैं तो खरीद सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड है तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ज्वेलरी का उनका अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज वेल एज वो लोग ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये कब तक नहीं कर सकते पता है, ये कब तक नहीं कर सकते, 7 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द शेयर्स वर इशूड, मतलब जिस ईयर में शेयर इशू किए उन्होंने प्रीमियम पे, उस ईयर के एंड से 7 साल तक ये इन असेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके बाद में ये चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और बात समझना, सर स्टार्टअप बोलेंगे किसको, तो स्टार्टअप किसको बोलेंगे पता है, स्टार्टअप के लिए कितने पीरियड तक उसको अपन स्टार्टअप बोलेंगे, जिस डेट उसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन हुआ उस डेट से लेकर 10 साल तक वो स्टार्टअप माना जाएगा। जिस डेट को उसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन होता है उस डेट से लेके वो 10 साल तक क्या माना जाएगा, 10 इयर्स तक वो स्टार्टअप माना जाएगा। एक और चीज समझना, किसी भी ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है यहां पे स्टार्टअप की, ठीक है। और उसका जो पर्पस है वो पर्पस क्या होना चाहिए, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज और स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद द हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन, यहां टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है, वो उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए करके, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां पे अगर मान लो किसी भी ईयर में वायलेशन हो गया कंडीशन का, किसी भी ईयर में वायलेशन हो गया तो उस केस में क्या होगा, जितना पहले टैक्स नहीं लगा था, क्योंकि इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स नहीं लगा होगा, तो वो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू है वो इनकम बन जाएगी उस ईयर की जिस ईयर में आपका वायलेशन हुआ, और उस ईयर में उस पे टैक्स लग जाएगा। उसके बाद में एक सेक्शन होती है दैट इज द 56(2)(11) करके, और 56(2)(11) क्या बोलती है कि अगर आपको किसी नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से आपको कुछ कंपनसेशन मिलता है, एक बात समझना, अगर आपको एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से कंपनसेशन मिलता है तो वो आपके लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, बट नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है तो ये तुम्हारे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे हमारे शर्मा जी है, शर्मा जी का एक कैमरामैन है जिसका नाम है शशि करके, ठीक है। शशि को मैंने बोला कि वो शर्मा जी वाला जॉब छोड़ दे करके, ठीक है, और घर पे जाके बैठ जा और कुछ मत कर करके, ठीक है। मैं उसका एम्प्लॉयर नहीं हूं, शर्मा जी उसका एम्प्लॉयर है। उनको मैंने बोला शशि को कि वो जॉब छोड़ दे और घर पे जाके बैठ जा, मैं तुझे 5 लाख देता हूं। अब एक बात समझना, उसको मैं 5 लाख दे रहा हूं, मैं उसको एम्प्लॉयर तो हूं ही नहीं, तो उस केस में वो जो कंपनसेशन रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर आपके सैलरी, अब आप एम्प्लॉय हो और आपके एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन होता है और आपको कुछ भी अगर कंपनसेशन मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
यस, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अब एक बात समझना, सबसे पहले अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिलकर कोई नई कंपनी बना देती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज हो गई, ए बी लिमिटेड बना दिया, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। या फिर एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमलगमेशन। वी कैन टेक एग्जांपल, जैसे साई लिमिटेड है, वो साई लिमिटेड अमलगमेटेड हो गई शिरडी लिमिटेड के साथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमलगमेशन। अब एक चीज समझना, अमलगमेशन अमलगमेशन कब बोला जाता है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, मतलब ऑल असेट एंड लायबिलिटी जो तुम्हारी पुरानी कंपनी की है, अमलगमेटिंग कंपनी की है, वो ऑल असेट एंड लायबिलिटीज है, वो नई कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन, 75% नॉमिनल वैल्यू के शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। जो शेयर होल्डर 75% नॉमिनल वैल्यू के है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन टेक वन एग्जांपल। सपोज एक कंपनी है, दैट इज द साई लिमिटेड। साई लिमिटेड के 100% शेयर होल्डर हम ही है, मेरे पास 80% शेयर होल्डिंग है, आपके पास 20% शेयर होल्डिंग है। अगर मान लो मैं जाके शेयर होल्डर बन जाता हूं, आप नहीं बनोगे, चलेगा, वो अमलगमेशन माना जाएगा। तो 75% और मोर, नंबर वाइज नहीं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर है, वो नॉमिनल वैल्यू जो वैल्यू वाइज जो शेयर होल्डर है वो तुम्हारे 75% है, वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अब एक बात समझना, अमलगमेशन के केस में होता क्या है, तो अमलगमेशन के केस में सबसे पहले पुरानी कंपनी के हाथ में क्या होगा, नई कंपनी के हाथ में क्या होगा, और शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं पुरानी कंपनी के हाथ में क्या होगा। जो अमलगमेटिंग कंपनी होती है वो जब असेट ट्रांसफर करती है अमलगमेशन में, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगता। मतलब जो अमलगमेटिंग कंपनी है, इफ दैट कंपनी ट्रांसफर द असेट टू द न्यू कंपनी, इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ये कैपिटल गेन नहीं माना जाता। अब एक बात समझना, नई कंपनी जो है जब भी वो असेट को बेचेगी तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से। तो अमलगमेटेड कंपनी जब भी उस असेट को बेचेगी, कॉस्ट किसका लेगी, पुरानी वाली कंपनी का, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी वाली कंपनी से, और बेटा इंडेक्सेशन है वो भी पुरानी वाली कंपनी से ले लेगी। अब एक बात समझना, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है, तो मैं बता दूं, आप हो शेयर होल्डर, आपको अमलगमेटिंग कंपनी की शेयर के बदले अमलगमेटेड कंपनी का शेयर मिल जाएगा। मींस आपको साई लिमिटेड के शेयर के बदले शिरडी लिमिटेड का शेयर मिल जाएगा। ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इस केस में भी कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन एक बात बताओ, जब आप शिरडी लिमिटेड का शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लोगे, कॉस्ट ऑफ साई लिमिटेड, पुरानी कंपनी के शेयर का कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी के शेयर से, और इंडेक्सेशन होता है वो भी पुरानी कंपनी के शेयर से लोगे। तो अगर शेयर होल्डर को पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी का शेयर मिल जाता है, तो उस केस में कॉस्ट है वो पुरानी कंपनी के शेयर का लेना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है, पुरानी कंपनी के शेयर से, और इंडेक्सेशन कहां से लेना है, पुरानी कंपनी के शेयर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। अब एक और चीज समझना, अमलगमेशन के केस में जो भी अमलगमेटिंग कंपनी है वो अमलगमेटिंग कंपनी के बिजनेस के लॉसेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस को छोड़ के, जो बिजनेस के लॉसेस है एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो नई कंपनी के बिजनेस लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बन जाता है। तो पुरानी कंपनी के जो बिजनेस के लॉसेस है अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एज इट इज न्यू कंपनी को मिल जाती है। और एक बात बता दूं, न्यू कंपनी को यहां पे फ्रेश 8 इयर्स का टाइम लिमिट मिलता है। फ्रेश 8 इयर्स का टाइम लिमिट मिलता है, मतलब नया कंपनी उसको फ्रेश 8 इयर्स के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है उसका सेगमेंट तोड़ के एक अलग कंपनी बना दी जाती है, कोई कंपनी है उसका एक सेगमेंट को तोड़ के एक अलग कंपनी बना दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। अब एक चीज समझना, डीमर्जर भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, उस केस में भी कैपिटल गेन नहीं लगता। अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल रहता है टाइटन लिमिटेड, एक कंपनी है, मान लो वो तनिष्क वाला सेगमेंट तोड़ के एक नई कंपनी बना देती है तनिष्क लिमिटेड, तो दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। अब एक चीज समझना, डीमर्जर को डीमर्जर बोलने के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि भैया जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि 75% जो शेयर होल्डर है, 75% वैल्यू वाइज शेयर होल्डर जो डीमर्ज कंपनी के, वो रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर होल्डर बनने चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि जो भी असेट ट्रांसफर होती है वो असेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। रीवैल्यूएशन को अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। चौथी कंडीशन यह है कि भैया ये जो भी ट्रांसफर हो रहा है ये ट्रांसफर तुम्हारा गोइंग कंसर्न में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, गोइंग कंसर्न में होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन यह है कि जो भी तुम्हारी डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर है वो उसको क्या मिलना चाहिए पता है, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलने चाहिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। बस अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो डीमर्जर को डीमर्जर बोला जाएगा। पहली कंडीशन क्या, कि जो भी अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है ऑल असेट एंड लायबिलिटी ऑफ दैट अंडरटेकिंग शुड बी ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी। सेकंड कंडीशन, जो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर है उनको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलने चाहिए प्रो रेटा बेसिस पे। तीसरी कंडीशन, असेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए, रीवैल्यूएशन को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। चौथी कंडीशन, 75% शेयर नॉमिनल वैल्यू वाले डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर भी बनने चाहिए, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। एक और चीज समझना है यहां पे
यहां पे इन्होंने इस बार अमेंडमेंट किया कि अगर मान लो जो रिजल्टिंग कंपनी है वो बुक वैल्यू जो डीमर्ज कंपनी की रहती है उससे अलग बुक वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करती है। जैसे अभी क्या होता है कि इंडियाज के हिसाब से फेयर मार्केट एफएमवी लाइक रिकॉर्डिंग होती है, फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है। तो क्या होता है कि यहां पे रिजल्टिंग कंपनी वो उस एसेट को जब रिकॉर्ड करती है तो वो किसी अदर वैल्यू पे करती है, तो वो अदर वैल्यू पे करती है तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? जब भी डीमर्जर होता है तो डीमर्जर के केस में शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है? तो डीमर्जर के केस में शेयर होल्डर के पास में डीमर्स कंपनी के शेयर तो ऑलरेडी होते ही है, उसको रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर मिल जाते हैं। रिजल्टिंग कंपनी के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। क्या यहां पे 56:10 लगेगा आईएफएस में? आंसर इज नो। अभी मैंने बताया था अमलगमेशन डीमर्जर के केस में 56:10 नहीं लगता। अब एक और चीज समझना, जब आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिलते हैं, क्वेश्चन ये आता है कल उठ के अगर आप ये रिजल्टिंग कंपनी के शेयर बेचोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा? मतलब तनिष्क लिमिटेड को जो शेयर आपको मिले वो जब बेचोगे तो कॉस्ट क्या होगा? तो कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आपका फॉर्मूला क्या है कि टाइटन लिमिटेड के शेयर कितने में खरीदे थे, मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द टाइटन लिमिटेड। टाइटन लिमिटेड के शेयर का कॉस्ट कितना था वो ले लो, मल्टीप्लाई बाय असेट ट्रांसफर इन द डीमर्जर। डीमर्जर में असेट कितना ट्रांसफर किया और डिवाइड बाय नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर। नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर, उससे जो भी वैल्यू आएगी नंबर, इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी के जो शेयर आपको मिले वो उससे आप डिवाइड, सॉरी मैंने क्या बोला, तो उससे पर शेयर का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इधर देखो बेटा, सबसे पहले जब भी डीमर्जर होता है शेयर होल्डर को, डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी का शेयर मिलता है। तो रिजल्टिंग कंपनी का जो शेयर मिला उसकी कॉस्ट क्या आएगी? पहले आप ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्स कंपनी, मल्टीप्लाई क्या करोगे, नेट असेट ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ जस्ट बिफोर डीमर्जर, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। अब एक और चीज समझना, रिजल्टिंग कंपनी का जब आप शेयर बेचोगे तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लिया जाएगा पता है? रिजल्टिंग कंपनी का शेयर मिला वहां से नहीं, जब आपने डीमर्स पुरानी कंपनी का शेयर खरीदा था उस डेट से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा और इंडेक्सेशन भी वहीं से हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, डीमर्जर के केस में जो भी डीमर्स कंपनी है वो असेट ट्रांसफर करती है नई कंपनी को, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन जो तनिष्क लिमिटेड नई कंपनी है वो असेट को बेचेगी तो कैपिटल गेन लगेगा। कॉस्ट किसका लेंगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन होता है वो भी तुम्हारा प्रीवियस ओनर से। इसमें भी ध्यान रखना, जो भी अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है वो अंडरटेकिंग का जो भी बिजनेस का लॉसेस है अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो नए वाले को मिल जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जो भी बिजनेस लॉस है उसमें रिमेनिंग पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिलेगा। मतलब 8 ईयर्स में अगर मान लो 4 साल हो गए तो रिमेनिंग 4 साल तक ही है वो रिजल्टिंग कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 94 सबसेक्शन 7। अब एक बात समझना, 94 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? बोनस स्ट्रिपिंग एंड डिविडेंड स्ट्रिपिंग। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग। डिविडेंड स्ट्रिपिंग वाली सेक्शन ये बोलती है, पहली चीज तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू शेयर्स एंड यूनिट दोनों। यूनिट्स का मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स और शेयर्स का मतलब जो भी शेयर्स होते हैं दैट इज द शेयर्स। अब एक चीज समझना, होता क्या है, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होती है, जो भी तुम्हारे डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होती है, वो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो होती है उससे 3 महीने के पहले के अंदर अंदर अगर आपने शेयर्स और यूनिट एक्वायर किया है, रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के पहले के अंदर अंदर अगर आपने शेयर्स और यूनिट एक्वायर किया है, रिकॉर्ड डेट पे आपको डिविडेंड मिलता है और वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 1034 और 1035। और रिकॉर्ड डेट से आप 3 मंथ के अंदर अंदर शेयर ट्रांसफर कर देते हो या 9 मंथ के अंदर अंदर आप यूनिट बेच देते हो, और अगर ट्रांसफर करने से कोई लॉस होता है तो वो लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट इनकम एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 एंड 1035। जितना 1034 1035 में इनकम एग्जेम्प्टेड था उतना आपको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, देखो बेटा, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द शेयर्स एंड यूनिट। ये सेक्शन ये बोलती है कि डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट से 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर आप कोई शेयर को एक्वायर करते हो, यूनिट को एक्वायर करते हो, तो उसकी रिकॉर्ड डेट से 3 मंथ के बाद के अंदर अंदर आप शेयर्स को बेचते हो या 9 मंथ के बाद के अंदर अंदर आप क्या यूनिट्स को बेचते हो, तो उस केस में जो भी ट्रांसफर करने पे लॉस आया वो लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट इनकम एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 एंड 1035। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द बोनस स्ट्रिपिंग। अब एक बात समझना, ये बोनस स्ट्रिपिंग जो है ना ये सिर्फ यूनिट्स के केस में लगता है, ये शेयर्स के केस में नहीं लगता। बोनस स्ट्रिपिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द यूनिट्स, सिर्फ यूनिट्स के केस में लगता है, शेयर्स के केस में नहीं लगता। अब शेयर्स के केस में क्यों नहीं लगता? ये अभी तक प्लानिंग का जरिया है। शेयर्स के पहली चीज तो ये शेयर्स के केस में ज्यादा बोनस शेयर मिलते नहीं, बट यूनिट्स के केस में आप अगर देखोगे म्यूचुअल फंड की यूनिट धड़ाधड़ आपको बोनस मिलता रहता है, तो ये सिर्फ यूनिट्स के केस में लगता है, शेयर्स के केस में नहीं लगता। अब एक बात समझना, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपको बोनस यूनिट का जो रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर आप ओरिजिनल यूनिट एक्वायर करते हो, रिकॉर्ड डेट से पहले के 3 मंथ के अंदर अंदर आप ओरिजिनल यूनिट एक्वायर करते हो, रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट मिलती है,
और रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर, रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो पता है, ओरिजिनल यूनिट, एक या एक से ज्यादा ओरिजिनल यूनिट बेचते हो और बोनस यूनिट को अपने पास होल्ड करके रखते हो। बोनस यूनिट को होल्ड करते हो और ओरिजिनल बेचते हो। अगर एक या एक से ज्यादा बोनस रखा है और एक या एक से ज्यादा ओरिजिनल बेचा है तो ओरिजिनल यूनिट को बेचने से जो भी लॉस होगा ना, वो लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा। ना तो आप सेट ऑफ कर सकते, ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते, लेकिन जो भी लॉस होगा वो किसकी कॉस्ट बनेगा पता है, बोनस यूनिट लेफ्ट आउट ऑन द डेट ऑन विच ओरिजिनल यूनिट वर ट्रांसफर। जिस दिन आपने ओरिजिनल यूनिट बेची उस दिन बोनस यूनिट कितनी लेफ्ट आउट थी, कितनी बची थी, उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। बोनस स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग क्या होता है, पहली चीज तो सिर्फ यूनिट्स के केस में लगता है। जो भी बोनस की रिकॉर्ड डेट होती है यूनिट्स की, उससे 3 महीने के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हो, ओरिजिनल यूनिट एक्वायर करते हो, फिर आपको बोनस यूनिट मिलती है और इस डेट से आप क्या करते हो, 9 मंथ के अंदर अंदर ओरिजिनल बेचते हो और बोनस रखते हो। ओरिजिनल बेचते हो और बोनस रखते हो, तो मैं बता दूं आपको, अगर ओरिजिनल रखते हो एंड बोनस, ओरिजिनल रखते हो एंड सॉरी ओरिजिनल बेचते हो और बोनस रखते हो, तो अगर आपने ओरिजिनल बेचा और बोनस रखा तो उस केस में ओरिजिनल पे जो भी लॉस आएगा वो लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा। ना तो आप सेट ऑफ कर सकते, ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते, और जो भी तुम्हारा मैं बोलूं ओरिजिनल पे लॉस आया, दैट विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बोनस यूनिट लेफ्ट आउट। जितनी बोनस यूनिट बची थी उसकी वो कॉस्ट बन जाएगी। एक और चीज समझना, ये बोनस स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग है, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ कैपिटल गेन है तो ही लगेगा। अगर आपकी इनकम बिजनेस में जा रही है तो भी ये दोनों सेक्शन लग जाएगी। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जैसे आपका डिविडेंड, आपका इंटरेस्ट का, मेरे पास डिवेंचर या बॉन्ड्स है और मेरा इंटरेस्ट का डेट है 31 दिसंबर 2019। मैं एग्जैक्टली क्या करता हूं, 31 दिसंबर से थोड़े दिन पहले किसी को वो बॉन्ड्स डिवेंचर बेच देता हूं और फिर मैं थोड़े टाइम बाद जनवरी में वापस खरीद लेता हूं। तो उससे क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट उस पर्सन को मिल जाएगा और उस पर्सन की इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा नहीं है तो उसको बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो लोग ऐसा किया करते थे, वो क्या करते थे, इंटरेस्ट की डेट से थोड़े टाइम पहले वो जो है सिक्योरिटी उसको बेच देते थे, इंटरेस्ट उसको मिल जाता था, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस रीएक्वायर कर लेते थे। तो उस केस में यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है, ये सेक्शन लगा सकता है बॉन्ड वॉशिंग का, और जो भी इंटरेस्ट उसको मिला वो मेरे हाथ में टैक्सेबल कर सकता है। जैसे मेरे पास 10 लाख के बॉन्ड्स है और 10 लाख के बॉन्ड से उस पर 20% इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 लाख का इंटरेस्ट मिलने वाला है। 31 दिसंबर को मैं क्या करूंगा, 28 दिसंबर को आपको बेच दूंगा और 28 दिसंबर को आपको बेचा और 2 जनवरी को वापस खरीद लूंगा। तो 31 दिसंबर को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 लाख। अब आपकी तो इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा नहीं है, आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा नहीं है, आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा नहीं है। तो उस केस में, आपके केस में क्या होगा कि ये जो 2 लाख है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मैं वापस खरीद लूंगा। तो लोग ऐसा किया करते थे, तो लॉ मेकर्स ने बोला ये 2 लाख जो आपको मिल रहा है ना वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन ये सेक्शन नहीं लगेगी अगर आपकी और मेरी दोनों की टैक्स रेट सेम है। सपोज आई एम टैक्सेबल एट 30%, यू आर ऑल्सो टैक्सेबल एट 30%, तो उससे कोई प्लानिंग हुई नहीं तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। दूसरी चीज ये कि अगर मान लो ये जेन्युइन ट्रांसफर था, मेरे को सच में कोई जरूरत थी 31 दिसंबर के आसपास और इसके लिए मैंने जेन्युइन ट्रांसफर किया था, तो उस केस में ये सेक्शन है, ये सेक्शन नहीं लगेगी। सो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल अगर आप हम दोनों का टैक्स रेट सेम है या फिर ये जो ट्रांसफर था ये जेन्युइन ट्रांसफर था, तो उस केस में ये सेक्शन है, ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड में मैं बता दूं, पहली चीज तो 3 तरह की कंपनी होती है। एक होती है तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी, एक होती है इंडियन कंपनी। फर्क क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, इंडियन कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इंडियन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया होती है, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती है। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, मैं बता दूं, जितनी भी इंडियन कंपनी है ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर उसने प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिया में। अगर वो फॉरेन कंपनी बोलती है कि हम डीडीटी भरने को तैयार है, फॉरेन कंपनी बोलती है कि हम जो भी डिविडेंड देंगे उस पर डीडीटी भरने को तैयार है, तो उस केस में वो भी तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। तो मैं बोलूं ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी बट ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट अ फॉरेन कंपनी बिकॉज सॉरी ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट अ इंडियन कंपनी। मैंने क्या बोला, ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी बट ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट अ इंडियन कंपनी बिकॉज फॉरेन कंपनी कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी इफ दैट फॉरेन कंपनी मेड द प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। उसके बाद में एक चीज समझना, सर क्वेश्चन ही आता है कि जो भी हमको डिविडेंड मिलता है उसका क्या होता है। तो 2 पार्ट। सबसे पहले अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला या फॉरेन कंपनी से मिला, अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिला तो वो जनरली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1034। लेकिन आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल होता है आपके हाथ में। सर कौन सी रेट से टैक्सेबल होता है, नॉर्मल टैक्स रेट से। अगर मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से डिविडेंड मिलता है मेरे हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला दैट विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है,
इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज द सेक्शन 115 बीबीडी। और 115 बीबीडी ये बोलता है, 115 बीबीडी ये बोलता है कि भैया अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, अगर कोई इंडियन कंपनी है वो फॉरेन कंपनी में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है और उस फॉरेन कंपनी से अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है, दैट डिविडेंड विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15%। वो 15% से टैक्सेबल होगा, नॉर्मल रेट से टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज समझना, इस डिविडेंड के सामने कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। ये जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड के सामने आपको कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। मींस जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो ग्रॉस डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, इंडिया की एक कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का फॉरेन में जो जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है उसमें उनका शेयर होल्डिंग है 40% मान लो। वहां से उनको 10 करोड़ का डिविडेंड मिलता है, पूरा 10 करोड़ का डिविडेंड इंडियन कंपनी के हाथ में 15% से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, वो 10 करोड़ के डिविडेंड के सामने मान लो वहां पे 1 करोड़ का डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस वगैरह कुछ लगा था, तो क्या ये अलाउ होगा? आंसर इज नो। जो डिविडेंड मिल रहा है वो ग्रॉस डिविडेंड है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि सर यहां पे सरचार्ज लगेगा या नहीं 115 बीबीडी में। मैं बता दूं 115 बीबीडी में सरचार्ज लगेगा या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। मींस जो इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है वो इंडियन कंपनी की टोटल इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर इंडियन कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा, 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 115 सब सेक्शन 1। अब एक बात समझना, ये 115 सब सेक्शन 1 क्या बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, पेड करती है, जो व्हिचएवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा उससे 14 डेज के अंदर अंदर डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, पे किया, आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 14 डेज डीडीटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एट द रेट 15%। डीडीटी का रेट 15% रहेगा। एक चीज समझना, यहां सरचार्ज ऑलवेज ऐड करना है 12%। ऑलवेज 12% सरचार्ज रहेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा। तो मैंने क्या बोला, 12% प्लस 15% प्लस 12% प्लस 4% ऑलवेज रहेगा। और एक और चीज, ग्रॉसअप कंसेप्ट भी लगेगा। जब भी आप डिविडेंड देते हो यहां पे ग्रॉसअप कंसेप्ट भी लगता है। और ग्रॉसअप कैसे करोगे, जो डिविडेंड दे रहे हो वो डिविडेंड डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, डिविडेंड डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये ग्रॉस डिविडेंड आएगा। ग्रॉस डिविडेंड पे फिर आप 15% है वो आप लोगे, डीडीटी का रेट 12% आप सरचार्ज लोगे एंड 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप ले लोगे करके, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, ग्रॉसअप करके ऐसा करना है 15%, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि नेट जो डिविडेंड है वो डिविडेंड पे सीधा 20.555% का आप रेट लगाओगे तो सीधा आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, मैंने बोला डीडीटी का रेट क्या रहता है 15%, लेकिन अगर 222E वाला डीम डिविडेंड है, 222E वाला डीम डिविडेंड है तो डीडीटी का रेट 30% रहेगा। सरचार्ज ऑलवेज 12% लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज 4% लगेगा। मींस इफेक्टिव रेट है वो आपका 34.994% है वो हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो वो डीडीटी है, वो डीडीटी किस पे ले रहे हो, 222E वाले पे, तो उसके केस में 30% है वो आपकी टैक्स रेट रहेगी। 30% के बाद 12% आपका सरचार्ज रहेगा एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा। लेकिन यहां पे ग्रॉसअप नहीं होगा। जो ग्रॉसअप कंसेप्ट जो लगता है नॉर्मल डिविडेंड के केस में, वो ग्रॉसअप कंसेप्ट 222E वाले के केस में नहीं लगेगा। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर कोई कंपनी इनकम टैक्स पे नहीं कर रही तो भी क्या उसको डीडीटी पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस। भैया इनकम टैक्स में आपके लॉस है, प्रॉफिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर डिविडेंड देते हो तो डीडीटी पे करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, डीडीटी और डिविडेंड क्या पीएनएल के डेबिट में, पीजीबीपी में अलाउ होते हैं? आंसर इज नो। डिविडेंड इज नॉट अलाउड एज वेल एज तुम्हारा डीडीटी इज आल्सो नॉट अलाउड। क्या शेयर होल्डर इसका क्रेडिट ले सकता है? क्या मेरा टीडीएस है? आंसर इज नो। शेयर होल्डर भी उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। इट इज अ फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स। जो भी आप डीडीटी पे कर रहे हो इट इज अ फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स। ये फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स है वो आपका माना जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन समझना 115 सबसेक्शन 1 है। 115 सबसेक्शन 1 क्या बोलती है बताए कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है और उस डोमेस्टिक कंपनी की डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी है, मतलब आपकी कोई डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी है, डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी, यहां पे सब्सिडरी का मतलब होता है जिसमें आप 50% से ज्यादा का नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग रखते हो, दैट इज कॉल्ड योर सब्सिडरी कंपनी। जिसमें आपका 50% से ज्यादा का नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड योर सब्सिडरी कंपनी। तो अगर मान लो एक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी डोमेस्टिक कंपनी है, उससे अगर जो डिविडेंड मिलता है और ये जो डिविडेंड दे रही है उसमें वो रिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। आई कैन टेक वन एग्जांपल। एक बात समझना, टाटा ग्रुप है
और टाटा लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी टीसीएस एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें 60% का शेयर होल्डिंग है। टीसीएस ने इस बार 100 करोड़ का डिविडेंड दिया, तो टीसीएस ने 100 करोड़ पे डीडीटी पे कर दिया, लेकिन 60 करोड़ जो है डिविडेंड वो किसको मिला? टाटा को मिला। और टाटा इस बार 200 करोड़ का डिविडेंड दे रही है, तो टाटा को 200 करोड़ माइनस 60 करोड़ लेस करके 140 करोड़ जो बचेगा उसको फिर ग्रॉस अप करके और डीडीटी पे करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड बोल दूं कि आपकी अगर डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी और डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी से आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो आपका रिडक्शन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एक और चीज समझना, अगर आपकी कोई फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी, लेकिन फॉरेन सब्सिडरी कंपनी तो डीडीटी पे नहीं करती, बट फॉरेन सब्सिडरी कंपनी से आपको जो डिविडेंड मिला उस पे अगर आपने 115 बीबीडी में टैक्स भरा है, 115 बीबीडी का मतलब जो 15% वाला अभी अपन ने सीखा था, 115 बीबीडी में अगर आपने टैक्स भरा है तो उसका भी आपको रिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, ये रिडक्शन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब वो सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी का डेफिनेशन होता है 50% से ज्यादा का नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो ही वो सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा। तो देखो, मैंने बोला एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसको डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है जिसपे डीडीटी पे हो चुका है, या फिर फॉरेन सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है जिसपे 115 बीबीडी में इस कंपनी ने टैक्स भर दिया है, तो दोनों का आपको रिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी कंपनी जो है वो न्यू पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जो ट्रस्ट होता है उसको डिविडेंड देते हैं, उस पर डीडीटी पे करने की जरूरत नहीं, उसका भी रिडक्शन का बेनिफिट है वो मिल जाएगा, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट जो होता है उसकी इनकम ऐसे भी 1044 में पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो अगर आपने एनपीएस ट्रस्ट को जो भी डिविडेंड दिया उस पर भी डीडीटी पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू कि सर अगर आईएफएससी में आपकी यूनिट लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में आपकी यूनिट लोकेटेड है, और वहां पे 1 अप्रैल 2017 के बाद जो प्रॉफिट कमाया, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 उस डेट या उसके बाद में आपने जो भी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से अगर आप डिविडेंड देते हो तो उस पे डीडीटी भरने की जरूरत ही नहीं है। सो इफ एनी कंपनी इज लोकेटेड इन द आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और वहां पे लोकेटेड है और उसने 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद जो प्रॉफिट कमाया उसमें से उन्होंने डिविडेंड दिया, तो उस पर डीडीटी है, वो डीडीटी पे करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो डीडीटी, उनकी इनकम फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए बस। और मैं बता दूं, जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा उसके हाथ में भी टैक्सेबल नहीं, मींस कहीं पे टैक्सेबल नहीं। तो अगर आईएफएससी में कंपनी जो लोकेटेड है वो 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद में जो प्रॉफिट कमाया उन्होंने, ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट कमा रहे उसमें से उन्होंने अगर डिविडेंड दिया तो उस डिविडेंड पे कोई भी डीडीटी वगैरह है वो पे करने की जरूरत नहीं, अगर उनकी इनकम है वो कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी में होती है। मैं ग्रॉसअप के बारे में आपसे बात कर चुका हूं। अब एक और चीज समझना, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है आपने 14 डेज में पे नहीं किया तो सेक्शन 115 पी ये बोलती है कि 15 डेज से आपको 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा, और 115 क्यू ये बोलती है कि आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? असेसी इन डिफॉल्ट। अब एक चीज समझना, डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है ना उस पर डीडीटी तो कंपनी ने पे कर दिया, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज द 115 बीबीडी है। और 115 बीबीडी ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी 115 बीबीडी ये बोलती है कि आपको अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी या कंपनीज से डिविडेंड मिलता है, डोमेस्टिक कंपनी या कंपनीज से डिविडेंड मिलता है और एग्रीगेट पूरे साल का मिला के आपको जो डिविडेंड मिला वो 10 लाख से ज्यादा है, तो 10 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, और 10 लाख से ऊपर वाले पे आपको 10% की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी या कंपनीज से डिविडेंड मिलता है और भैया पूरे साल का मिला के डिविडेंड जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो 10 लाख से ज्यादा वाला जो रहेगा वो 10% से टैक्सेबल हो जाएगा, 10 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे 5 कंपनी से 5-5 लाख का डिविडेंड मिलता है, 5 कंपनीज 5-5 लाख डिविडेंड, टोटल 25 लाख, इन माय हैंड 10 लाख इज एग्जेम्प्ट, 15 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। अब आप यहां वापस पूछोगे सरचार्ज यहां लगेगा या नहीं लगेगा, एक बात बता दूं, यहां सरचार्ज विल डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसकी टोटल इनकम पे डिपेंड करेगा, उसकी टोटल इनकम 50 लाख 1 करोड़ वगैरह से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऑलवेज लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, क्या यहां ग्रॉसअप वगैरह होगा? अरे मैं बता दूं, ग्रॉसअप सिर्फ एक ही जगह होता है 115 ओ में, 115 ओ जो था वहीं पे ग्रॉसअप होता है और कहीं पे ग्रॉसअप नहीं होता है। अब एक और चीज समझना, ये जो सेक्शन 115 बीबीडी है ये 4 लोगों पे नहीं लगेगी। एक तो नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगेगी, नॉन रेजिडेंट को जो डिविडेंड मिलता है उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। दूसरा, डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है उस पे नहीं लगेगी, डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिलता है उस पे नहीं लगेगी। और तीसरा, जो भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं 12AA में रजिस्टर्ड, उनको अगर डिविडेंड मिलता है तो नहीं लगेगी। और चौथा, जो हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी होती है जो 1023C में रजिस्टर्ड है, उनको ये डिविडेंड मिलता है तो नहीं लगेगी। तो मैंने बोला 4 लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगेगी, नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगेगी, डोमेस्टिक कंपनी पे नहीं लगेगी करके, ठीक है। उसके बाद में ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है उस पे नहीं लगेगी, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी को जो डिविडेंड मिलता है उस पे भी नहीं लगेगी करके, ठीक है। एक चीज समझना, अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट है तो नहीं लगेगी, लेकिन फॉरेन कंपनी अगर पोयम की वजह से रेजिडेंट बन जाती है, फॉरेन कंपनी पोयम की वजह से अगर रेजिडेंट बन जाती है तो ये सेक्शन लगेगी, ध्यान रखना करके, ठीक है। चलो
उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था डीम डिविडेंड। अब एक चीज समझना, ये डीम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता नहीं है, डिविडेंड मान लेते हैं करके, ठीक है। सबसे पहले 222A का मतलब रखोगे याद असेट से। असेट का मतलब यहां पे ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी असेट बांट देती है शेयर होल्डर को, कोई भी कंपनी है वो शेयर होल्डर को असेट बांट देती है, तो उस केस में वो असेट जितनी की बांटी और जितना कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वेदर कैपिटलाइज और नॉट, उतना डीम डिविडेंड माना जाएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक कंपनी है बीबी लिमिटेड। बीबी लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख। इन्होंने शेयर होल्डर को असेट बांट दी 15 लाख की, तो 10 लाख डीम डिविडेंड माना जाएगा। बट असेट बांटी 7 लाख की, तो 7 लाख डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी कंपनी कोई असेट बांटती है शेयर होल्डर को, दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट, यहां पे वर्ड यूज हुआ है वेदर कैपिटलाइज और नॉट। अब ये वेदर कैपिटलाइज और नॉट का मतलब क्या होता है? आई कैन टेक वन एग्जांपल। सपोज कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस था 10 लाख और कंपनी ने पहले 5 लाख के बोनस शेयर इशू किए हुए, तो 5 लाख है वो ऑलरेडी बोनस शेयर कैपिटल में है। तो मैं बता दूं 10 लाख इज रिजर्व एंड सरप्लस, तो 10 लाख इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। 5 लाख बोनस शेयर इशू कर दिया, तो वो भी तो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही था जो आपने कैपिटलाइज कर दिया है। तो इस एग्जांपल में आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टोटल 15 लाख लेना है। कितना लेना है? 15 लाख लेना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस एंड जितना बोनस इशू हो चुका है वो भी तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस की डेफिनेशन में ही आ जाएगा। तो यहां पे सेक्शन 222A, B, C, D के लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट है। तो देखो बेटा, मैंने बोला एक कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो वेदर कैपिटलाइज और नॉट सब मिला के 15 लाख हुआ। अब एक बात बताओ, इन्होंने कोई असेट बांटी, असेट का बुक वैल्यू 8 लाख है बट मार्केट वैल्यू 20 लाख है। बुक वैल्यू 8 लाख, मार्केट वैल्यू 20 लाख। आप एक बात बताओ, डीम डिविडेंड देखने के लिए आप मार्केट वैल्यू देखोगे या बुक वैल्यू? राइट आंसर इज मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू से क्या मतलब भैया? मार्केट वैल्यू, आज कितने मार्केट वैल्यू की असेट बेची है, आज कितने मार्केट वैल्यू की असेट बांटी है, बेसिकली वो आपका डीम डिविडेंड माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट पार्ट इज 222B। 222B है ना, वो दो चीजें बोलती है। पहली चीज तो ये बोलती है कि अगर किसी भी शेयर होल्डर को आप क्या देते हो बता, किसी भी शेयर होल्डर को आप क्या देते हो? डिबेंचर देते हो, डिबेंचर स्टॉक देते हो या डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हो, तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। या फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हो, वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो मैंने बोला किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर देते हो, डिबेंचर स्टॉक देते हो, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हो या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हो, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट accumulated profit of the company whether capitalized or not। 222C बोलता है लिक्विडेशन की बात। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, अगर कोई कंपनी है वो लिक्विडेशन में जाती है, तो लिक्विडेशन में जब गई तो उस टाइम जितना रिजर्व एंड सरप्लस था वो देखना है और जितनी असेट बांटी वो देखनी है। तो जो भी असेट डिस्ट्रीब्यूट की टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, उतना डीम डिविडेंड माना जाएगा। कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115O। नेक्स्ट सेक्शन इज 222D। अब एक बात समझना, 222D को ऐसे याद रखो कि डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। कंपनी क्या करती है, बहुत बार शेयर कैपिटल को कम करके और कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। शेयर कैपिटल को कम करके कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक कंपनी का शेयर का प्राइस था 10 रुपीज, वो 10 रुपीज को 2 रुपीज पे लाते हैं और 8 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट, ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर कंपनी ने 10 रुपीज के शेयर को 2 रुपीज पे लाके और 5 शेयर्स दे दिए, तो क्या ये डीम डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज नो। मतलब वो स्प्लिट अप जब आप करते हो तो वो डीम डिविडेंड नहीं है। डीम डिविडेंड तभी माना जाएगा जब आप कंपनी ने कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है। कंपनी ने कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब शेयर की प्राइस को कम करके अगर शेयर होल्डर को कुछ बांटा जाता है तो ही डीम डिविडेंड माना जाएगा, अदरवाइज डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, जो 222ABCD और अभी मैं 222E की बात करूंगा, इनके बीच में कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस है मैं बताऊं। पहली चीज तो जो ABCD है ना, ये ऑल कंपनीज पे है, मींस प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सब पे है, लिस्टेड अनलिस्टेड सब पे है। लेकिन 222E जो है ना, वो सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी पे है। किस पे? सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी पे। अब एक चीज समझना, ओनली क्लोजली हेल्ड कंपनी है उस पे आपका 222E लगेगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, 222ABCD है ना, उसमें डीडीटी लगता है 115O में 15% की रेट से प्लस 12% प्लस 4% एंड ग्रॉसअप कंसेप्ट लगता है। लेकिन मैं बताऊं 222E में डीडीटी का रेट क्या रहेगा? 30% प्लस 12% प्लस 4%, ग्रॉसअप कंसेप्ट नहीं लगेगा।
222 ABCD में जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 BBDA। बट 222E वाला जो है वो शेयर होल्डर के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट होता है, वहां पे 115 BBDA नहीं लगता है। और 222 ABCD में मैंने बोलते टाइम आपको बोला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, बट 222E में सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है, वहां पे वेदर कैपिटलाइज और नॉट वर्ड है वो आपका नहीं यूज हुआ है। अब अपन बात करते हैं 222E की। 222E ये बोलती है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब अनलिस्टेड कंपनी, याद रखो अनलिस्टेड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर वो वाला जिसके पास 10% और मोर का शेयर होल्डिंग होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ द लोन एंड एडवांसेस। मतलब कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर के पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है ऑन द डेट ऑफ द लोन, लोन की डेट पे 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो वो लोन जो दिया ना, वो लोन डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी ना किसी शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, लोन और एडवांसेस दिया जाता है, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर उस शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता लेकिन किसी कंसर्न को दिया जाता है, और उस कंसर्न में शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में कभी भी अगर उस शेयर होल्डर का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। या फिर लोन और एडवांसेस दिया जाता है किसी अदर पर्सन को, एनी अदर पर्सन को, फॉर द बेनिफिट और बिहाफ ऑफ दैट शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे या बेनिफिट के लिए किसी और पर्सन को लोन दिया जाता है तो भी वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और कंपनी जो है वो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो पे करेगी एट द रेट 30%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर वो शेयर होल्डर वगैरह है वो अगर उस पे लोन का रीपेमेंट कर देते हैं दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रीपेमेंट होता है या नहीं होता दैट इज द इररिलेवेंट। दूसरी चीज रीपेमेंट होता है या नहीं होता दैट इज द इररिलेवेंट, आपको डीम डिविडेंड माना जाएगा। इंटरेस्ट दे रहा है नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे डीम डिविडेंड है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, यहां पे एक और चीज समझना, यहां जो भी अपन डीम डिविडेंड वाली और सेक्शन पढ़ी है, यहां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से, इनकम टैक्स वाले या कंपनीज एक्ट वाले? राइट आंसर इज कंपनीज एक्ट वाले। इनकम टैक्स वालों से कोई मतलब नहीं है, कंपनीज एक्ट वाले। अब एक और चीज समझना, 222E नहीं लगेगा अगर वो ट्रेड एडवांसेस है। मेनी टाइम जो ट्रेड एडवांसेस होते हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेड एडवांसेस दिए जाते हैं, उस पे सेक्शन है वो 222E नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, 5 चीजें ऐसी होती है जो डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं मानी जाती। 5 चीजें ऐसी है जो डीम डिविडेंड नहीं मानी जाएगी। सर कौन कौन सी? सबसे पहला, अगर किसी भी कंपनी का काम ही मनी लेंडिंग का है, किसी भी कंपनी का काम ही मनी लेंडिंग है, सब्सटेंशियल बिजनेस ऑफ द कंपनी इज अ मनी लेंडिंग, और उन्होंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी को लोन और एडवांसेस दिया, तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो एनी कंपनी इज एंगेज्ड इन द लेंडिंग बिजनेस और उनका सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस इज मनी लेंडिंग, और उन्होंने किसी को लोन और एडवांसेस दिया, तो उस केस में वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, पहले उन्होंने लोन दिया था, 222E लग चुका था और उस पे डीम डिविडेंड माना जा चुका है, 222E में इनकम हो गया है, और उसके बाद क्या होता है, उस सच में डिविडेंड देती है। पहले कंपनी ने लोन दिया था, डीम डिविडेंड माना जा चुका था, अब कंपनी सच में डिविडेंड देती है, और वो सच में डिविडेंड दे रही है, उसको लोन से सेट ऑफ मार रही है। जो पहले लोन दिया था उसको डिविडेंड से सेट ऑफ मार रही है, तो जितना सेट ऑफ मारा वो डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैं और मेरी बीवी शेयर होल्डर है। पहले मेरी बीवी को 5 लाख का लोन दिया था, वो डीम डिविडेंड माना जा चुका था। आज कंपनी 10 लाख का लोन, 10 लाख का डिविडेंड देती है, 5 लाख मुझे, 5 लाख मेरी वाइफ को, बट मेरी वाइफ को एक्चुअल में देती नहीं है, वाइफ का डिविडेंड है वो लोन से सेट ऑफ मार देते हैं, तो जितना सेट ऑफ मारा वो डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं है। मतलब इस केस में सिर्फ एंड सिर्फ 5 लाख है, उस पर ही कंपनी को डीडीटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनी जो बायबैक ऑफ शेयर, अगर शेयर का बायबैक करती है, वो भी तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट, जो भी 222C और D था ना, C मतलब क्लोज डाउन ऑफ कंपनी, दैट इज लिक्विडेशन, और D का मतलब डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। C और D जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में नहीं लगेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लिक्विडेशन पे जो भी मिलता है, या फिर डिक्रीज इन शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, तो वहां पे बेटा वो डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड में बोल दूं, 222C एंड 222D इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद में लास्ट पार्ट, जो भी रिजल्टिंग कंपनी होती है डीमर्जर के केस में, वो रिजल्टिंग कंपनी डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को जो असेट, जो शेयर्स देती है,
रिजल्टिंग कंपनी डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर को जो शेयर्स देती है उस केस में वो बेटा डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा या डिविडेंड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विडेशन। अब एक बात समझना, जब भी लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन के केस में क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। लिक्विडेशन के केस में सबसे पहली चीज कंपनी के हाथ में क्या होगा, तो कंपनी के हाथ में लिक्विडेशन पे जो असेट बांटी जाती है वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता, लेकिन कंपनी के हाथ में 222C लगता है। 222C जो है वो 222C लगता है और 222C क्या बोलती है कि अगर कंपनी क्लोज डाउन हो जाती है तो उस केस में जो भी असेट बांटी जाती है दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना कंपनी के हाथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जितनी असेट बांटी जा रही है तो टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा 222C में और कंपनी को डीडीटी भरना पड़ेगा। सर शेयर होल्डर के हाथ में क्या लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि शेयर होल्डर का शेयर में जो राइट था वो राइट जा रहा है तो शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको असेट मिलती है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लगेगा, जो भी आपको असेट मिली उसकी वैल्यू या जो मनी मिली, जो आपको असेट मिली उसकी वैल्यू या जो मनी मिली वो ले लो करके, ठीक है। उसमें से एक चीज ध्यान रखना, जितना अमाउंट डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है 222C में उसको आप लेस कर दो। मैंने क्या बोला, जो शेयर होल्डर को असेट मिला और मनी मिला उसकी टोटल लो और उसमें से जितना 222C में डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है उसको अब लेस कर दो, जो बचेगा दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द शेयर होल्डर और माइनस जो भी आपके शेयर्स का कॉस्ट रहेगा, माइनस जो भी आपके शेयर्स का कॉस्ट रहेगा वो आप माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपके लिए कैपिटल गेन है। एक चीज समझना, यहां शेयर होल्डर के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे ना वो पीरियड ऑफ होल्डिंग, कैपिटल गेन तो उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलेगी, लेकिन वो शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग लिक्विडेशन की डेट के बाद से नहीं लोगे, मतलब लिक्विडेशन की डेट तक ही आप पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे और इंडेक्सेशन जो होगा वो भी लिक्विडेशन की डेट तक ही होगा। एक और चीज समझना है, यहां पे जो भी असेट आपको मिलती है, जो फेयर मार्केट वैल्यू आप लोगे उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट करते टाइम कल उठ के अगर वही असेट आप बेच देते हो तो जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट करके लिया था वही तुम्हारा उस असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अ बायबैक ऑफ शेयर। अब एक चीज समझना है ये बायबैक क्या होता है करके, ठीक है। बायबैक क्या होता है कि कंपनी अपने खुद के शेयर खुद ही बायबैक कर लेती है, खुद ही वापस खरीद लेती है, अपने शेयर मार्केट से वापस खुद खरीद लेती है, दैट इज कॉल्ड बायबैक। तो बायबैक के केस में पहले क्या होता था और अब क्या होता है मैं बता दूं। पहले नॉर्मली होता क्या है बायबैक के केस में, बायबैक के केस में शेयर अपने कंपनी जो है अपने शेयर मार्केट से खुद खरीदती है, दैट इज कॉल्ड बायबैक। बायबैक केस में सबसे पहला पार्ट, कंपनी के हाथ में क्या होगा मैं बता दूं, कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होता। बायबैक के केस में शेयर होल्डर को कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि शेयर होल्डर का शेयर जा रहा है, तो शेयर होल्डर को कैपिटल गेन लगेगा। शेयर होल्डर के केस हाथ में, सर शेयर होल्डर के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा, बायबैक प्राइस माइनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी बचेगा दैट विल बी द कैपिटल गेन फॉर शेयर होल्डर। तो मैंने क्या बोला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बायबैक प्राइस माइनस कॉस्ट, जो भी बचेगा दैट इज द कैपिटल गेन फॉर शेयर होल्डर। लेकिन एक चीज समझना, एक सेक्शन आई दैट इज द 115QA करके, और 115QA में इन्होंने ये डाला कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने अनलिस्टेड शेयर का बायबैक करती है, डोमेस्टिक कंपनी अनलिस्टेड शेयर का बायबैक करती है, तो जो भी बायबैक प्राइस है माइनस इश्यू प्राइस, उस डिफरेंस जो बचेगा उस पे कंपनी जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी एट द रेट 20% प्लस 12% ऑलवेज और प्लस 4%। इफेक्टिव रेट आ जाएगी दैट इज 23.296%। कंपनी को उस पे टैक्स भरना पड़ेगा और शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो एक सेक्शन आई थी 115QA। अब एक बात समझना, 115QA क्या बोलती है, 115QA ये बोलती है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अनलिस्टेड शेयर का बायबैक करती है तो बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस पे कंपनी है वो 20% की रेट से टैक्स भरेगी, उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे 12% की रेट से एंड 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इफेक्टिव रेट 23.296% की रेट से कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। एक बात बताऊं, इसमें डोमेस्टिक कंपनी के अनलिस्टेड शेयर ही कवर थे, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट लाया 5 जुलाई 2019 को, उससे उन्होंने अनलिस्टेड वर्ड को हटा दिया और उन्होंने बोला कि आज से ऑल डोमेस्टिक कंपनी अगर शेयर का बायबैक करती है तो बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पे कंपनी को 23.296% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। यहां कोई ग्रॉस अप वगैरह नहीं होगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, ये जो अमेंडमेंट हुआ कि अनलिस्टेड वर्ड हटा दिया, आज डोमेस्टिक कंपनी के लिस्टेड शेयर के बायबैक पे भी ये सेक्शन लग जाएगी। ये अमेंडमेंट हुआ आपका कब से पता है, 5 जुलाई 2019 से, मतलब 5 जुलाई 2019 या उसके बाद में बायबैक होता है तो भैया लिस्टेड अनलिस्टेड ऑल डोमेस्टिक कंपनी के शेयर है उस पे भैया ये सेक्शन लग जाएगी। लेकिन यहां पे एक चीज समझना आप लोग, यहां पे एक चीज समझना, 5 जुलाई से पहले लिस्टेड का बायबैक हुआ तो 115QA नहीं लगेगा, नॉर्मल टैक्स ट्रीटमेंट जो पहले मैंने बताया था, कंपनी के हाथ में नो टैक्स ट्रीटमेंट और शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर बायबैक अनाउंस कर दिया था 5 जुलाई से पहले पहले,
बायबैक अनाउंस कर दिया था 5 जुलाई से पहले पहले। क्या बोला? बायबैक अनाउंस कर दिया था 5 जुलाई से पहले पहले, लेकिन बायबैक हुआ 5 जुलाई के बाद, तो भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। बायबैक इन्होंने क्लेरिफाई किया कि बायबैक अनाउंस 5 जुलाई 2019 से पहले कर लिया था, बट बायबैक 5 जुलाई के बाद हुआ तो भी 115 क्यूए नहीं लगेगी। तो मैं बोलूं 115 क्यूए कब लगेगी? देखो, अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी के शेयर में तो पहले से लगती है, लिस्टेड के केस में 5 जुलाई 2019 के बाद बायबैक करते हो तो उस पर लग जाएगी, लेकिन अनाउंस भी 5 जुलाई 2019 के बाद होना चाहिए। तो अनाउंस एंड बायबैक 5 जुलाई 2019 के बाद में हुआ, लिस्टेड पे भी ये सेक्शन लग जाएगी और अनलिस्टेड पे तो पहले पे लगती है। तो मैं बताऊं, अगर मान लो डोमेस्टिक कंपनी के शेयर का बायबैक होता तो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस डिफरेंस पे जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस पे कंपनी टैक्स पे रहेगी कितना? 23.296%। शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बायबैक की डेट से 14 डेज के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो 15th डे से 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, और भैया आपको असेसियन डिफॉल्ट है वो माना जाएगा। सर इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? सर इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप बोल रहे हो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस डिफरेंस पे टैक्स भरना है, तो भैया बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड बोल दो, जितना कंपनी को पैसा मिला है दैट इज इशू प्राइस। जब कंपनी ने शेयर इशू किया था और कंपनी को जितना पैसा मिला था दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स दे रखे 40 बीबी करके जो रूल्स होता है उसमें दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट कि अगर कंपनी ने मान लो शेयर इशू किए, लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो इशू प्राइस क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी इंक्लूडिंग द प्रीमियम। जैसे कंपनी ने 10 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर था और 40 रुपीज प्रीमियम है, 50 रुपीज कंपनी को मिला, तो इशू प्राइस कितना होगा? 50 रुपीज। अब एक बात समझना, अगर मान लो बायबैक से पहले कंपनी ने क्या किया, बायबैक से पहले, बायबैक जो हुआ, बायबैक से पहले कंपनी ने कुछ पैसा शेयर होल्डर को वापस दे दिया, तो मैं बताऊं जितना पैसा शेयर होल्डर को वापस दे दिया वो लेस कर दो इशू प्राइस निकालते टाइम। भैया बायबैक से पहले कंपनी ने कुछ पैसा शेयर होल्डर को वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। जैसे 10 रुपए का शेयर था उसको 2 पे लाके 8 रुपए रिटर्न कर दिया था, तो भैया इशू प्राइस जो है वो निकालते टाइम 8 रुपए रिटर्न कर दो। लेकिन एक चीज समझना, जो कंपनी ने रिटर्न किया था उस पर अगर डीडीटी भर दिया है, वो 222 डी में डीम डिविडेंड माना जा चुका है, उस पर डीडीटी भर दिया है, तो भैया उसको आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो भी कंपनी ईसॉप निकालती है, तो ईसॉप का इशू प्राइस क्या होगा? बड़ा सिंपल है। ईसॉप के केस में क्या होगा पता है? ईसॉप का इशू प्राइस क्या होगा? एफएमवी ऑफ द शेयर्स, मतलब शेयर्स का जो एफएमवी था, और अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, विच एवर इज लोअर रहेगा वो तुम्हारा इशू प्राइस माना जाएगा। ईसॉप के शेयर का मैंने एग्जांपल दे रखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब एक बात समझो, अमलगमेशन हो गया और अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर के बदले अमलगमेटेड कंपनी ने शेयर इशू किए, तो अमलगमेटेड कंपनी ने जो शेयर इशू किए उसका इशू प्राइस क्या लिया जाएगा पता है? जो अमलगमेटिंग कंपनी, पुरानी कंपनी को जितना पैसा मिला था डिवाइड बाय शेयर इशूड बाय न्यू कंपनी, पुरानी कंपनी को जितना पैसा मिला था डिवाइड बाय शेयर इशूड बाय द न्यू कंपनी जो रहेगा, दैट विल बी द इशू प्राइस पर शेयर। अब एक बात बताओ, डीमर्जर के केस में जो नई कंपनी रहती है, रिजल्टिंग कंपनी, वो शेयर इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका इशू प्राइस क्या लिया जाएगा पता है? पहले पुरानी कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे कितना पैसा मिला था वो ले लो, मल्टीप्लाई कर दो नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ, जो भी आएगा डिवाइड बाय शेयर इशूड बाय द रिजल्टिंग कंपनी, दैट विल बी द इशू प्राइस ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। अब डीमर्स कंपनी का शेयर का इशू प्राइस क्या रहेगा? डीमर्स कंपनी को जितना पैसा मिला था माइनस रिजल्टिंग के लिए जितनी वैल्यू आपने हटाई वो आप अलग कर दो, जो बचेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द डीमर्स कंपनी, दैट विल बी द इशू प्राइस। ऑलरेडी एग्जांपल दे रखे, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में एक चीज समझना कि अगर मान लो किसी असेट के बदले आप शेयर इशू करते हो, मेनी टाइम ऐसा होता है ना, असेट या लायबिलिटी के बदले आप शेयर इशू करते हो, ठीक है? जैसे मान लो आपको 10 लाख की असेट आ रही है और आपने क्या किया कि मान लो 15,000 शेयर इशू किए, तो उस केस में क्या होगा? जो असेट और लायबिलिटीज का फेयर मार्केट वैल्यू और अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल रिजर्व एंड शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने क्या बोला? एफएमवी ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ले लो, और दूसरा आप क्या लोगे? दूसरा अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, व्हिचएवर इज लोअर विल बी द इशू प्राइस। उसके बाद में एक और चीज समझना, जब भी कोई कंपनी है वो जैसे प्रोप्राइटर कंपनी में कन्वर्ट होता है या पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी में कन्वर्ट होती है, तो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता, लेकिन वो कंपनी प्रोप्राइटर या पार्टनर्स को शेयर इशू करती है, उसका इशू प्राइस क्या? तो कन्वर्जन की डेट पे देखो असेट कितनी है, आप असेट्स की वैल्यू ले लो, पहले असेट्स की बुक वैल्यू ले लो करके, ठीक है? उसके बाद में आप लायबिलिटीज की बुक वैल्यू ले लो, असेट की बुक वैल्यू में से लायबिलिटीज की बुक वैल्यू को लेस कर दो, जो बचेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने इशू कर रहे हो, हर शेयर का इशू प्राइस मिल जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, असेट को लेते टाइम आपको
जो टीडीएस एडवांस टैक्स वगैरह है वो आपको नहीं लेना, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना। और लाइबिलिटीज लेते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना, लाइबिलिटीज लेते टाइम आप क्या क्या नहीं लोगे, ऑब्वियसली आप जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह है, वो आप नहीं लोगे। उसके बाद बोनस शेयर का इश्यू प्राइस क्या होता है, निल रहता है, बोनस शेयर का इश्यू प्राइस निल होता है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो पहले आपने डिबेंचर इशू किया था और डिबेंचर के बदले शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर के बदले एक्सचेंज करके आप शेयर दे दिए, तो वो शेयर का इशू प्राइस क्या होगा, डिबेंचर के लिए कंपनी को कितना पैसा मिला था डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिबेंचर से जितना कंपनी को पैसा मिला था, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, वो टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो आपको यहां पे इशू प्राइस मिल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कोई भी शेयर है वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में पड़ा है और वो डीमटेरियलाइज वाले फॉर्म को कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है, तो उस केस में कैसे पता चलेगा कौन सा वाला है, तो वहां फीफो मेथड लेना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कंपनी ने पहले कितने इशू किए थे, जैसे मान लो 10,000 शेयर 10 रुपए से किए थे, 15,000 शेयर 15 से किए, उसके बाद 10,000 शेयर है वो 20 से किए, तो उस केस में अगर मान लो आज 20,000 शेयर है वो बायबैक करती है, तो ये देखा जाएगा सबसे पहले इशू किया था उसमें से वो 10,000, सेकेंड वाले में से 10,000, ऐसा करके आप यहाँ फीफो मेथड अप्लाई कर दोगे। और अगर मैं बताऊं किसी का पता नहीं चल रहा है, यहाँ जितने रूल्स दे रखे हैं इसमें अगर पता नहीं चल रहा तो उस केस में जो फेस वैल्यू है वही इशू प्राइस लिया जाएगा। अब इसमें से कितने रूल्स आपको समझे कितने नहीं समझे आप देख लेना एक बार करके, ठीक है। और जब मैंने पढ़ाते टाइम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया था आपको रेगुलर फास्ट ट्रैक बैच में, तो आपको वहां समझ गया होगा, मैंने सब एग्जाम्पल लिखवा के दिए थे, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर, दैट इज इनकम ऑफ द यूनिट्स। यूनिट्स का क्या होता है और टैक्सेशन ऑफ यूनिट्स, यूटीआई और म्यूचुअल फंड का। एक बात बताऊं, यूटीआई म्यूचुअल फंड की खुद की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यूटीआई म्यूचुअल फंड की जो खुद की इनकम वो कमाते हैं ना वो पूरी एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो जब यूनिट होल्डर को इनकम बांटते हैं तो उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता है। जैसे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड और यूटीआई है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता है। सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का क्या रेट रहता है, तो देखो यूटीआई और म्यूचुअल फंड, यूटीआई का सिर्फ स्पेसिफाइड कंपनी, ये स्पेसिफाइड कंपनी ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड, ये जब इनकम बांटते हैं आपको देखना है किसको बांट रहे हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, और वो अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इनकम देता है तो 5% की रेट से। म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर कोई भी इनकम बांटता है यूनिट होल्डर को तो 10% की रेट से। अगर मान लो बाकी यूटीआई और म्यूचुअल फंड का फंड है और वो अगर इनकम बांटता है किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को तो 25% की रेट से, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ यूनिट होल्डर है तो 30% की रेट से। तो मैंने क्या बोला, अगर म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अगर मान लो इनकम बांटता है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को 5% की रेट से, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे 10% की रेट से, अदर फंड पे अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को बांटा तो 25% की रेट से, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसके केस में 30% की रेट से आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ेगा। यहां ऑलवेज 12% की रेट से सरचार्ज ऐड होगा और 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा। यहां पे एक चीज समझना, यहां पे भी आपको जो ग्रॉसअप है वो ग्रॉसअप करना पड़ेगा, मींस यहां पे ग्रॉसअप वाला कंसेप्ट है वो ग्रॉसअप वाला कंसेप्ट लगेगा। एक और चीज समझना, जब भी यूनिट होल्डर को इनकम मिलेगी यूनिट होल्डर के हाथ में ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी 1035 में। एक चीज समझना, यहां यूनिट होल्डर के हाथ में 115 बीबीडीए नहीं लगेगा। 115 बीबीडीए तभी लगता है जब यूनिट होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है, ये कोई डिविडेंड नहीं है ये इनकम है, तो यहां पे 115 बीबीडीए नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, यूनिट होल्डर जब यूनिट्स को बेचता है तो भी क्या एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं, सिर्फ इनकम मिला वो एग्जेम्प्ट है, आप यूनिट को बेचते हो तो जो कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक पॉइंट है कि अगर मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड है वो आईएफएससी में सेटअप हुआ है, एक म्यूचुअल फंड है जो आईएफएससी में सेटअप हुआ और उसके ऑल यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट है। म्यूचुअल फंड आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में सेटअप हुआ और उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट है, और वो अगर 1 सितंबर 2019 के बाद में कोई भी इनकम देता है तो उस पर ये सेक्शन लगेगी नहीं। मींस आईएफएससी में सेटअप म्यूचुअल फंड है और 1 सितंबर 2019 है, उसके बाद में इनकम बांटता है, उसके ऑल यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में उस पर सेक्शन 115 आ रहा है वो लगेगा ही नहीं। उसके बाद में एक और चीज समझना, सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पे जो भी इन्वेस्टेबल फंड है उस फंड का, उसका 90% और मोर अगर इक्विटी शेयर में लगाया जाता है ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में लगाया जाता है तो उस फंड को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलेंगे। या फिर एक म्यूचुअल फंड ने क्या किया, किसी दूसरे फंड में 90% और मोर लगाया और वो दूसरे फंड का टोटल जो प्रोसीड था उसका 90% और मोर अगर डोमेस्टिक कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर में लगाया जाता है तो जो पहला वाला फंड है वो भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो मैंने बोला इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसको बोलेंगे, सबसे पहले का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड है उसका जो भी
म्यूचुअल फंड है, उस फंड का जो भी, उस म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसको बोलेंगे, फंड का जो भी इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो अगर उसमें 9 उससे पहला 65% और मोर है, वो इक्विटी शेयर डोमेस्टिक कंपनी में लगाए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। या फिर एक फंड ने दूसरे फंड में 90% और मोर लगाया और दूसरे फंड ने टोटल का 90% और मोर अगर डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर में लगाया, तो उस केस में वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ, आज अपन ने 6-7 टॉपिक है, छोटे छोटे है, वो सब कंप्लीट कर लिए। थैंक्स अ लॉट पीपल ये सुनने के लिए, और आप सुनते जाओ इसको, ठीक है, और साथ साथ में क्वेश्चन देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ। देखो मैं बता दूं, सीए फाइनल में पास होने के लिए एक ही तरीका है, दैट इज द रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन और प्रैक्टिस जितनी बार रिवाइज करोगे, डीटी डिफिकल्ट नहीं है, डीटी वास्ट है, डीटी बहुत ही इजी है, डीटी वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़े क्या क्या ना पढ़े करके वैसी वाली चीज़ें हैं। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये रिवीजन लेक्चर देने के लिए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन लेक्चर से थोड़ी हेल्प हो जाए, जो मेरी साइड से आपको देना चाहिए। मेरा छोटा सा आप लोगों के लिए प्रयास है कि जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। अब देखो फटाफट पास हो जाओ, और पास होने के बाद बहुत कुछ अच्छा करो करके, ठीक है, इस कंट्री की हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो, दुनिया की हेल्प करो, सबकी हेल्प करो। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।